कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम शिवराज का ऐलान, मध्य प्रदेश में जुलाई में भी बंद रहेंगे स्कूल। कांग्रेस नेताओं के सामने घुटने टेकने वाले एसडीएम को कलेक्टर ने थमाया नोटिस, पद की गरिमा के खिलाफ बताया आचरण। नक्सलियों को ट्रैक्टर सप्लाई करने के आरोप में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष गिरफ्तार, छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा पार्टी को देना चाहिए जवाब। बीजेपी में आए सैकड़ों कार्यकर्ता तो मंत्री राजपूत तो भूले सोशल डिस्टेंसिंग, बड़ी तादाद में बगैर मास्क के नजर आए कार्यकर्ता, मंत्री ने मानी चूक और कहा डांट भी लगाई। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी समेत कांग्रेस के 3 विधायक के सामने जमीन पर घुटने टेककर उनसे धरना खत्म करने की मान मनोहार करना एसडीएम और सीएसपी को महंगा पड़ गया है और उनका तबादला कर दिया गया है। ये धरना कोविड-19 के प्रकोप से निपटने को लेकर के सूबे की बीजेपी सरकार की नीतियों के विरोध में दिया जा रहा था और वहीं इसी को लेकर के बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि नौकरशाही को ऐसे ही घुटने टेक कर रहना चाहिए। अधिकारियों के घुटने टेकने के मामले को पता नहीं क्यों तूल दिया गया है और इस मामले में आपत्ति उठने वाली कोई बात ही नहीं है। पता नहीं क्यों लोगों ने उसको इतना सीरियस लिया। इस पे तो मैं समझता हूँ कि नौकरशाही को ऐसे घुटने टेक के नहीं कि उसको बहुत बड़ी बात है, तो आपत्ति उठाने वाली क्या बात है। मध्य प्रदेश में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सत्तारूढ़ बीजेपी से लेकर के विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है और जहां कांग्रेस अपने विधायकों पर नजर बनाए हुए है तो वहीं बीजेपी भी मंथन के दौर को तेज कर रही है और वहीं इसी को लेकर के मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भी प्रतिक्रिया दी है। इसलिए इसमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो विधायक हैं वो उसमें सम्मिलित होंगे। सर ये कहा जाएगा चुनाव तक की बड़ी कोशिश राजस्थान में हो रही है कि तोड़ फोड़ न हो जाए, कांग्रेस के विधायक वोट हमारे रिसोर्ट में एमपी में भी लग रहा है कि सर वो नौबत तक आने वाली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी इन कामों को नहीं करती, न कभी किसी में तोड़फोड़ करती। उनके अपने अंतर्द्वंद हैं, अपने अंतर्कलह हैं। जो मध्य प्रदेश के अंदर था वही राजस्थान के अंदर है, तो अपने घर को संभालने का काम उनके नेतृत्व को करना चाहिए। दूसरों पर आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। तो कांग्रेस के कुछ विधायक संपर्क में हैं क्या अभी? भारतीय जनता पार्टी के हमारे अपने विधायक हमारी अपनी शक्ति, हमारी अपनी क्षमता के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं और हमारी इतनी संख्या बल हमारा इतना है कि हम दोनों सीटों को बहुत अच्छे तरीके से जीतेंगे। सर दोनों ही दलों ने 17 तारीख 2 दिन पहले, तो क्या दोनों ही दलों को टूट का डर था? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को तो कोई टूट का डर का इशू ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक अपने इतने सक्षम कार्यकर्ता हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के विचार पर काम करते हैं, इसलिए ये उनको अपनी चिंता करने की जरूरत है, इसलिए वो कर रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी को इन चीजों की चिंता है। बरैया जी को राज्यसभा पहुंचा कहा जा रहा है कि राजा दिग्विजय सिंह को कांग्रेस ने बहुत दिया, राकेश चतुर्वेदी ने बोला कि कांग्रेस ने बहुत दिया, उसको इस बार बलिदान देना चाहिए दलित के लिए। देखिए, राज्यसभा के चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस का जो दलित विरोधी चेहरा है वो उजागर हुआ है। दुर्भाग्य है कि उन्होंने राज्यसभा के प्रत्याशी के चुनाव के दौरान राजा को दिग्विजय सिंह को पहली प्राथमिकता दी है और बरैया जी को दूसरे नंबर का प्रत्याशी घोषित किया है। यही कांग्रेस का दलित विरोधी चेहरा है। कांग्रेस विधायक और इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अपने खिलाफ दर्ज हुए केस के बाद गिरफ्तारी देने के लिए पहुंचे और इस दौरान सराफा थाना पुलिस ने विधायक संजय शुक्ला, विशाल पटेल और विनय बाकलीवाल को गिरफ्तार करने के बजाय कोर्ट का नोटिस उन्हें दे दिया और अब 29 तारीख को उन्हें कोर्ट में पेश होना होगा।
पूर्व मंत्री जीतू पटवारी भी सराफा थाने में गिरफ्तारी देने के लिए पहुंचे थे। गौरतलब है कि शनिवार को बिना अनुमति राजवाड़ा पर धरना देने के मामले में सराफा थाना पुलिस ने कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी, विशाल पटेल, संजय शुक्ला और शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। और पुलिस के अनुसार राजवाड़ा क्षेत्र कोरोना के अति संवेदनशील क्षेत्र में आता है और यहां पर प्रदर्शन, धरना, रैली पर पूर्णतः प्रतिबंध है और इसके बावजूद धरना प्रदर्शन किया गया। शुक्रवार को पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का जन्मदिन मनाने के लिए कमला नेहरू नगर में राशन वितरण कार्यक्रम रखा था। आयोजन में भारी भीड़ उमड़ी थी और वहां पर शारीरिक दूरी का ध्यान भी नहीं रखा गया था और न ही अन्य सावधानी बरती गई थी। इसी के विरोध में कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी, संजय शुक्ला और विशाल पटेल शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल के साथ शनिवार सुबह 11 बजे राजवाड़ा पर अहिल्या प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे और इनकी मांग थी कि गुप्ता पर धारा 279, 270 और 271 में मामला दर्ज किया जाए। कल जो प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था उस पे जो विधायकगण हैं और उन लोगों ने आरोप जो है अपनी कार्रवाई हेतु थाने पे उपस्थित हुए थे और इस बीच उनकी कार्रवाई की गई जो विधिवत कार्रवाई होती है। और उसके बाद चूँकि कुछ नारेबाजी और प्रदर्शन हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ है, कार्रवाई की जाएगी। तो कौन कौन यहाँ पे गिरफ्तारी देने के लिए आया था? इसमें विनय बाकलीवाल और संजय शुक्ला जो विधायक हैं और विशाल पटेल जो विधायक हैं, ये तीनों व्यक्ति आए थे और 41 सीआरपीसी का नोटिस जो कि 188 के साथ तामील किया जाता है, वो तामील करवाए हैं। अग्रिम कोर्ट की तारीख दी। तो इन लोग का मांग क्या था? हाँ जी, इन लोग का मांग क्या था? इस लोग क्या, किस आधार पर इसने गिरफ्तारी देने के लिए आए थे? कल एक मुकदमा कायम हुआ था। अच्छा। मध्य प्रदेश के भिंड जिले की मेहगांव विधानसभा से कई कांग्रेस नेताओं की दावेदारी कांग्रेस के लिए मुसीबत बनती जा रही है और कांग्रेस की ओर से पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह और राहुल सिंह, अरुण शुक्ला ही नहीं बल्कि और भी कई कांग्रेस के नेता हैं जो मेहगांव विधानसभा उपचुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, जो कांग्रेस के लिए मुसीबत बनती जा रही है। जहां इस सीट को लेकर पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय के बीच तनातनी चल रही है, तो वहीं कई नए नेता अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। कांग्रेस के युवा नेता करुणा शुक्ला ने कहा है कि 30 सालों में चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उन्होंने मेहगांव का बहुत बुरा हाल किया है और जनता के बीच उन्होंने सेवा न करते हुए माफिया राज की शुरुआत की है और जिसे सिर्फ वो ही खत्म कर सकते हैं। करुणा शुक्ला के इस बयानों से कांग्रेस में हलचल मच गई है और अब देखना होगा कि कांग्रेस मेहगांव विधानसभा उपचुनाव में किस पर भरोसा जताती है। 30 साल में इस मेहगांव का दृश्य बदला है, जो एक खराब संदेश गया है क्षेत्र में। जनता का विश्वास हट चुका है राजनीति से, नेताओं को लोग गाली देने लगे हैं। आप देखना, मेहगांव का स्वरूप बदलेगा, रूप बदलेगा। मेहगांव यहाँ से भोपाल तक अगर हिलता हुआ नजर नहीं आए तो मुझे कृष्णा शुक्ला नहीं कहना। मैं संघर्ष की राजनीति करूंगा, मैं रेत खदान की राजनीति नहीं करूंगा, मैं किसी गरीब की जमीन पर विवाद नहीं डालूंगा, मैं किसी के मकान पर कब्जा नहीं करूंगा, मैं कहीं दलाली में नहीं आऊंगा और ना ही मेरे यहाँ चापलूसों की कहीं कोई फौज होगी। हमारे यहाँ साफ और स्वच्छ और निडरता का काम होगा। हमारे यहाँ बड़े बूढ़े बच्चे सब खेलते हुए नजर हमारे साथ आएंगे। जनता को भी मेरे साथ मजा आएगा और हमको भी बहुत मजा आएगा जनता के साथ, मेहगांव के साथ। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों की मदद करने वाले बीजेपी नेता समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन पर नक्सलियों को ट्रैक्टर आपूर्ति करने का आरोप है और नक्सलियों के लिए ट्रैक्टर सप्लाई करते बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष जगत पुजारी सहित 2 नक्सली मददगार पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं और इंद्रावती एरिया कमेटी में सक्रिय 5 लाख रुपए के इनामी माओवादी अजय अलामी जन मिलिशिया कमांडर को ट्रैक्टर सप्लाई करते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक ये पिछले 10 सालों से माओवादियों को सामान सप्लाई कर रहे थे और पुलिस ने बताया कि पूछताछ में और भी कई बड़े खुलासे होने की संभावनाएं हैं। पुजारी जो हैं, जो कि बारसूर निवासी हैं, वो इसमें एक्टिव हैं और वो अंदर जाकर हांदावाड़ा में इनसे मिलते हैं और इनको सामान ग्रामीणों की मदद से पहुंचवाते हैं। कुछ दिन पहले हमें मुखबिरों से मालूम चला कि
रमेश जो कि ओरछा निवासी है, जिसकी पत्नी अजय अलामी 5 लाख के इनामी नक्सली के गांव की रहने वाली है, उसके थ्रू जगत के द्वारा ये लोग एक ट्रैक्टर खरीद रहे हैं। जो जगत हैं जो कि ठेकेदारी का काम करते हैं, वहाँ पे नक्सलियों से उनकी जान पहचान है, उनके द्वारा 9,10,000 रुपये का पेमेंट होना है। रमेश के डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करके ये लोग ट्रैक्टर खरीदेंगे। इस सूचना पे हमने जो है हमें क्लियर नहीं था कि जगदलपुर से खरीदेंगे कि बारसूर से खरीदेंगे, गीदम से खरीदेंगे। हमारे द्वारा गीदम के आगे 2 जगह पे नाके लगाए गए, एक चित्रकूट रोड पे लगाया गया, एक बारसूर रोड पे लगाया गया। हर नई ट्रैक्टर पे हमारी नज़र थी। ये नई नवेली ट्रैक्टर कल जो है वो करीब पकड़ी गई दोपहर में। उस रमेश से पूछताछ करने के बाद संदिग्ध दिखा, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे, सोर्स ऑफ मनी वो बता नहीं पा रहा था, वो घबराया हुआ था। उसके द्वारा जो है बताया गया कि सब काम जगत द्वारा किया जा रहा है, जो कि बारसूर का निवासी है। जगत का नाम आने के बाद हमने पूछताछ की, तो फिर जगत को हमने पूछताछ के लिए बैठाया। उन दोनों से काफ़ी सनसनीखेज खुलासे हुए हमें कि लगातार जगत जो है वो 10 वर्षों से नक्सलियों को लगातार सप्लाई कर रहे हैं। कुछ और लोगों की मदद से और भी चीज़ें सप्लाई करने की बात सामने आ रही है। अभी क्योंकि जांच का विषय है, इसीलिए भी जांच चल रही है। एसडी राज हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसडी राज जी, क्या कुछ पूरी जानकारी है, किस तरीके से बीजेपी नेता के खिलाफ जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, कितने कुछ सच्चाई और क्या कुछ अभी तक जांच में सामने आया है? जी, मैं बताना चाहूंगा जैसे कि बस्तर आए दिन सुर्खियों पे बना ही रहता है नक्सली घटनाओं, नक्सली वारदात को लेकर। दंतेवाड़ा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नक्सल ऑपरेशन अनमोल अभियान के तहत आज माड़ डिवीजन में सक्रिय बड़े कैंडिडेट माओवादी द्वारा इंद्रावती एरिया कमेटी के सक्रिय माओवादी अजय अनमी जान मिसाल कमांडर इन चीफ को बड़ी रकम देकर सामान मंगवाने की खबर मिली थी। इससे पुलिस विभाग ने पूरी तरह से चारों तरफ से चौकबंदी कर इस गाड़ी वहां से सामान ला रहे थे, ट्रैक्टर लेके आ रहे थे, ट्रैक्टर शोरूम से खरीद के लेके आ रहे थे दंतेवाड़ा में देने के लिए। दंतेवाड़ा अंदरूनी क्षेत्रों में ये मार्ग आ रहे, इधर से बारसूर राष्ट्रीय तो बारसूर रोड भी एक नक्सल क्षेत्र में जाना जाता है, जहाँ पे हर वक्त नक्सलियों की गतिविधियां कुछ ना कुछ घटनाएं होते रहती है। उसी रोड से होते हुए एक चित्रकूट रोड है, उस तरफ से ये ट्रैक्टर नई गाड़ी लेके आ रहे थे। आते समय जब नक्सल गतिविधि के बारे में जानकारी मिली कि सूचना मिली कि ऐसी कोई गतिविधि हो रही है और ऐसा कोई गाड़ी लेके आ रहे हैं, तो वहाँ दंतेवाड़ा एसपी ने इसको चौकबंदी कर इसको रोक के जानकारी लिया गया। तो जानकारी लेने से ये पुष्टि हुई कि ये जो गाड़ी लेके जा रहे हैं नक्सलियों को देने के लिए ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं। जी और इसके अलावा जिस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने, तो क्या कुछ जवाब बीजेपी की तरफ से सामने आया है? जी, बताना चाहूंगा इसमें तो पूरी तरह से जांच चल रही है। एसपी सर ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा है कि अभी पूरी तरह से अभी पुष्टि कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे ठेकेदारों का नाम भी आने का तय है और लोकल कुछ बहुत सारे लोगों का भी नाम उजागर होना बाकी है। जी एसडी राज, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से नक्सलियों की मदद करने का ये पूरा मामला सामने आया है और इसमें बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष का नाम सामने आना एक बड़ी बात है अपने आप में, और उसी को लेकर के अब राजनीति भी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है और बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हूं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर।
concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार एक टीम जो आप तक पहुंचा रही है कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर, सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के सागर में सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली और राहतगढ़ में सदस्यता दिलाने के लिए आयोजित कार्यक्रम के दौरान कोरोना महामारी के रोकथाम के लिए जरूरी सोशल डिस्टेंसिंग की भी वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा गया और बड़ी तादाद में जुटे कार्यकर्ता बगैर मास्क के नजर आए और उनके बीच खड़े होकर के प्रदेश के खाद्य आपूर्ति और सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह राजपूत खुद भी मास्क लगाना भूल गए। जिलाध्यक्ष गौरव सिरोठिया और युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अर्पित पांडे भी इस दौरान मौजूद थे और बीजेपी ने 1000 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पार्टी में शामिल होने का दावा किया है। बीजेपी नेता ने कहा है कि मेरे पहुंचने के पहले ही कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच चुके थे। वे बड़े जोश में थे और मैंने देखा कि वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। मैंने उन्हें समझाइश दी और कुछ कार्यकर्ताओं को डांट भी लगाई गई और कुछ पल बाद ही वो लोग मास्क लगा करके वहां खड़े हो गए। भविष्य में ऐसी स्थिति नहीं बने और इसके लिए आयोजकों को पर्याप्त और जरूरी निर्देश भी दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश के रीवा में विगत दिनों रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद ने कुछ ऐसे बयान दिए जो कांग्रेस को हजम नहीं हो रहे हैं और वहीं नारी शक्ति के अपमान और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाले सांसद की विवादित टिप्पणी बर्दाश्त योग्य नहीं है और नारी शक्ति कांग्रेस रीवा सांसद से माफी मांगने की अपील की गई है। आपको बता दें कि रीवा के कोठी कंपाउंड शिव मंदिर में नारी शक्ति की ओर से एकत्रित होकर थाली बजाकर सांसद के बयान का विरोध किया गया और भगवान शिव के मंदिर प्रांगण में नारी शक्ति की ओर से बताया गया कि रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा को भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे और साथ ही उनकी ओर से की गई अमर्यादित टिप्पणी से आहत रीवा की महिला और नारी शक्तियों से सांसद माफी मांगे। दो दिन पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने राजधानी रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में 6 दिन दुकान खोलने का आदेश जारी किया था और एक दिन पूरी तरह से लॉकडाउन किए जाने की घोषणा की गई थी और दुकान खोलने की इजाज़त भी काफ़ी शर्तों के साथ ही दी गई, जिसमें मास्क लगाना पूरी तरह से ज़रूरी था। लेकिन सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए राजधानी रायपुर में कुछ जगहों पर दुकानें खुली दिखाई दी और सरकार के नियम के खिलाफ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाई गई। बिना मास्क दुकानदार और ग्राहक दोनों ही नजर आए और प्रशासन जिनके कंधों पर लॉकडाउन को सफल बनाने की जिम्मेदारी थी। आप देखिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सरकार के नियमों की किस तरह से धज्जियां उड़ाई गई। छत्तीसगढ़ में कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाला SECL चिरमिरी क्षेत्र के चिरमिरी SECL महाप्रबंधक के कार्यालय में मनेन्द्रगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल और उनके समर्थकों की ओर से ताला लगा दिया गया। आपको बता दें कि SECL चिरमिरी क्षेत्र में कई सालों से यहां पर RTI का सहारा लेकर दलाली प्रथा इस कदर हावी थी कि कोल इंडिया के SECL चिरमिरी के कर्मचारियों से उनके सेवानिवृत्ति के 1 महीने 15 दिन पहले ही 5 से 10 लाख रुपए की मांग की शिकायतें आ रही थी और इसको लेकर के साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड चिरमिरी में ऐसे कई कर्मचारी इन दलालों के शिकार होकर अपने नौकरी सेवानिवृत्ति के 15 दिन 1 महीना पहले ही प्रबंधन की ओर से फर्जी घोषित कर उन्हें सेवा से मुक्त कर दिया जाता था और जिसकी शिकायत को लेकर के
भुक्तभोगी कर्मचारी और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के उच्च अधिकारियों तक शिकायत की गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई यहां पर नहीं की गई। छत्तीसगढ़ शासन की ओर से बजट 2020-21 में मनेन्द्रगढ़ के विवेकानंद कॉलेज के लिए छात्रावास बनाए जाने के लिए 1 करोड़ का बजट में आने के बाद कॉलेज से जुड़े जमीन को अधिग्रहण करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और आपको बता दें कि विवेकानंद महाविद्यालय में छात्रावास की कमी महसूस की जा रही थी, जिसको लेकर के स्थानीय विधायक विनय जायसवाल से लगातार ये मांग की जा रही थी और विधायक ने छात्रों की मांग को जायज मानते हुए राज्य शासन से मांग पूरी करने की बात रखी थी। और इसी पर राज्य शासन अपने 2020-21 के बजट में छात्रावास के लिए 1 करोड़ का बजट पास किया गया। और वहीं बजट में आने के बाद स्थानीय पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की ओर से 100 बिस्तर के छात्रावास के लिए यहां पर जमीन अधिग्रहण करने की दिशा में अब काम शुरू कर दिया गया है। पूरे मामले को लेकर के पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और इंजीनियर के साथ कॉलेज की जो जगह बची हुई है, जहां पर अवैध कब्जा होने की संभावना है, जमीन की नाप अधिकारियों की ओर से की जा रही है, जिससे बाहर से आने वाले छात्रों को अच्छी सुविधा यहां पर मिल सकेगी। ये देखिए, नाप इसलिए हो रही है कि अभी छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा बजट में 2020-21 में कॉलेज का छात्रावास के लिए 1 करोड़ रुपए का एक बजट रखा गया है, लेकिन लोक निर्माण विभाग के द्वारा इसका पूरा एस्टीमेट है 100 बिस्तर का, जिसमें 100 बच्चे रह सकते हैं। उसका एस्टीमेट है टोटल, मैंने पता किया तो 2 करोड़ 13 लाख का है। और इसलिए शासन के द्वारा एक लेटर आया था कॉलेज में और लोक निर्माण विभाग में कि जमीन का प्राक्कलन तैयार करके हमें भेजा जाए। तो आज इसी पर्पज में हम लोग सब यहाँ कॉलेज के हॉस्टल के लिए जगह देख ले आए हैं, क्योंकि ये बजट में शामिल है काम और इसका एस्टीमेट भेजा जा चुका है। अब जगह का 2 स्थान देखे हैं, एक तो इधर में देखा है जस्ट जो है स्टेडियम के बगल में, इसमें ज़्यादा समतल नहीं है जगह, और ये मंदिर के बगल में जगह है, यहाँ भी ज़्यादा उचित रहेगा बनाना यहाँ पर। इसमें 100 लाख का ऑलरेडी अलॉटमेंट है, बजट प्रावधान रखा गया है शासन द्वारा 20-21 के लिए। इसके लिए इसमें पूरा 100 बिस्तर छात्रों के लिए, 100 छात्रों के लिए बेड की व्यवस्था है, उसमें किचन है, उसमें डाइनिंग है, उसी में छात्रावास अधीक्षका का। मध्य प्रदेश में जबलपुर के शासकीय सेठ गोविंददास विक्टोरिया जिला अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोरोना के इस संकट काल के बीच भी जिले के अस्पताल में मेडिकल वेस्ट खुले में फेंका जा रहा है और स्वच्छता को नजरअंदाज किया जा रहा है। अस्पताल की इस लापरवाह रवैये के कारण घातक परिणाम भी सामने आ सकते हैं। वहीं स्थानीय प्रशासन भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एक साइड बच्चा वार्ड है, एक साइड एनआरसी है और एक साइड गैंग्रीन वार्ड है। जिस तरीके से विक्टोरिया हॉस्पिटल में कोरोना के मरीज, टीबी के मरीज और अन्य घातक बीमारियों के मरीजों को ग्लव्स लगा के और मास्क लगा के चेक करते हैं जो हमारे डॉक्टर और नर्स हैं, वो ग्लव्स को और मास्क को नष्ट नहीं किया जाता है, यहाँ पे खुले कचरों में फेंक दिया जाता है। उस कचड़े में सुअर भी आती है, कुत्ते भी खाते हैं। और दूसरी बात, इससे क्या है, पूरे में कोरोना की बीमारी पूरे विश्व में महामारी फैल रही है, मगर जिस चीज़ से इस्तेमाल किया जा रहा है उस चीज़ को खुलेआम फेंका जा रहा है। विष्णु विनोदिया, मैंने कल भी देखा था और आज भी देखा, और आज हम लोग कुछ लोग बात करने भी आए तो यहाँ पे जवाबदार डॉक्टर आज नहीं है। आज कोई बड़ी घटना हो जाए तो यहाँ पर न सिविल सर्जन बैठे हैं, न सीएमओ बैठे हैं, और यहाँ तक इतना है कि एक ही डॉक्टर होंगे, वो भी कैजुअल्टी में है भी कि नहीं है, भगवान जाने। वैश्विक त्रासदी कोविड-19 संक्रमण काल में भारत का कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं बचा है जो संक्रमण से अछूता हो। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ का कोरिया जिला भी संक्रमण से अछूता नहीं रहा है और जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में छोटे से शहर में 3 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जिससे पूरे शहर में आवागमन अवरुद्ध हो गया है। लोगों की दैनिक दिनचर्या में भी बहुत असर पड़ा है। बैकुंठपुर शहर के लगभग 200 घरों को होम आइसोलेट कर दिया गया है और कंटेनमेंट जोन के गाइडलाइन के तहत 200 घरों को होम आइसोलेट लोग घरों में ही रहेंगे और किसी भी प्रकार की आवश्यक वस्तु की आवश्यकता पड़ने पर जिला प्रशासन की ओर से जारी दूरभाष नंबर पर कॉल करके वो होम डिलीवरी की फरमाइश कर सकेंगे और फिर आवश्यक सामग्री प्रशासन की ओर से अधिकृत दुकानदार आपके घर पर होम डिलीवरी वहां पर करेगा।
जो ये लॉकडाउन था उसमें हमने क्या कहते हैं भारी संकट को झेला हुआ है 2 महीने से। जब पूरा फुल लॉकडाउन था उस समय से हमारी दुकानें बंद है, किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं हुआ। और उसके साथ ही साथ हमें क्या कहते हैं जैसे दुकान के किराए जुड़े हुए हैं। मेरी तो खुद की दुकान है, लेकिन लोगों के जो दुकान के किराए जुड़े हुए हैं, बिजली के बिलें हैं, स्टाफ की क्या कहते हैं पेमेंट है, इस सबको हमको क्या कहते हैं 2-3 महीने से हम लोग खेल रहे हैं अभी तक। अभी भी जो व्यापार 2 दिन 3 दिन के लिए सप्ताह में खुला है उससे भी क्या कहते हैं पूरे हमको महीने भर का क्या कहते हैं सभी का सैलरी है और चीज़ें हैं उसकी क्या कहते हैं भरपाई करनी पड़ रही है। और मध्य प्रदेश के उज्जैन में महानंदा नगर स्पोर्ट्स एरिना में अंतर्राष्ट्रीय मैदान पर लगने वाली अमेरिकन सिलेक्शन टाइप 1 की खास वाला जिले का सबसे बड़ा फुटबॉल मैदान बनकर तैयार हो गया है। अब खिलाड़ियों को कोरोना काल में शहर के अनलॉक होने के बाद मैदान पर जाकर फुटबॉल खेलने की स्वीकृति का इंतजार है। दरअसल शहर में लंबे समय से फुटबॉल ग्राउंड की मांग की जा रही थी और स्पोर्ट्स एरिना खेल विभाग को हस्तांतरित हुआ तो तत्कालीन जिला खेल अधिकारी रूबिका देवान ने एरिना में फुटबॉल ग्राउंड के लिए यहां पर प्रस्ताव दिया था और 25 लाख रुपए खर्च कर मैदान को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लायक बनाया गया है। वहीं खेल विभाग से खिलाड़ियों को खेलने की स्वीकृति मिलने पर मैदान की फिनिशिंग के बाद खिलाड़ी यहां पर खेल सकेंगे। महानंदा नगर का खेल मैदान जैसा कि अभी आपने देखा होगा, यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल मैदान ग्रास ग्राउंड यहाँ पर बनाया है शासन द्वारा। माननीय खेल मंत्री जीतू पटवारी थे जब ये ग्रास का काम चालू हुआ था। अभी आपने देखा होगा बहुत अच्छा ग्रास वहाँ पर बन चुका है, उसकी सफाई का काम प्रारंभ हो चुका है। इसके पूर्व में वहाँ पर बाउंड्री वॉल का निर्माण भी हम करा चुके हैं और नगर निगम द्वारा वहाँ पर जो पूरी रात को आप आके देखेंगे तो पूरी लाइट की व्यवस्था मेरे ख्याल से उज्जैन में वो पहला ग्राउंड होगा जो 24 घंटे चालू रहता है और रात में भी अगर आप चाहें तो क्रिकेट भी खेल सकते हैं वहाँ। हालांकि अब क्रिकेट का खेल का मैदान यहाँ पर हटा दिया गया है और बीच में फुटबॉल का और आसपास की ट्रैक एथलेटिक्स को दी गई है। तो मेरा ऐसा मानना है कि महानंदा नगर का जो खेल मैदान है वो उज्जैन का और मध्य प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ मैदान है। अभी आपने देखा होगा नगर निगम के माध्यम से हमने मैदान के आसपास साइकिल ट्रैक का भी निर्माण कराया है। तो एक स्पोर्ट्स हब के नाते ये महानंदा नगर का मैदान यहाँ पर डेवलप हो रहा है। यहाँ पे बास्केटबॉल भी हो रही है, यहाँ पे बैडमिंटन भी हो रहा है, यहाँ स्विमिंग भी हो रही है, यहाँ एथलेटिक्स भी है, यहाँ फुटबॉल भी है, यहाँ वॉलीबॉल भी है और यहाँ साइकिल ट्रैक भी हम लोगों ने अवेलेबल कराया है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ अनाचार का मामला सामने आया है। बच्ची के साथ आरोपी ने कई महीने तक शोषण किया और इसके बाद जब पीड़ित बच्ची गर्भवती हो गई तब आरोपी ने बच्ची को उसके हाल पर ही छोड़ दिया और पुलिस ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। बगीचा थाना क्षेत्र के नटकेला निवासी पूसेराम सरगुजा जिले के एक गांव के नाबालिग बच्ची को अपने यहां पर घरेलू काम करने के लिए लाया करता था, जिसके बाद वो उसके साथ अनाचार करने लगा और जिसके बाद पीड़िता गर्भवती हो गई तो आरोपी ने बच्ची को उसके गांव जाकर के उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया और बच्ची के परिजन बच्ची को इस अवस्था में देखकर हैरान हो गए। परिजनों ने इसकी सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन को दी और इसके बाद परिजन और चाइल्ड हेल्पलाइन की शिकायत पर बगीचा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एक 55 वर्षीय बुजुर्ग ने एक नाबालिग 12 वर्ष की बच्ची को घर में भाड़ा बर्तन और बैल गाय देखरेख करने के लिए अपने घर में रखा था और उसके साथ दुष्कर्म किया है और लगभग 7-8 माह की गर्भवती हो गई है। तो क्या कार्रवाई की जाएगी? उसमें अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को हिरासत में लिया गया है और विवेचना की जा रही है। चलिए स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ।